तो चलिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार फिर से सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन लाइए जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। और बात करें तो हम लोग को जो है ना सोशल साइंस थोड़ा कमजोर है, और एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि हम जो है सोशल साइंस में 80 में 80 नंबर ला सके। तो चलिए, सबसे पहले आज हम क्लियर करते हैं 40 नंबर को। यानी आज हम आपको बताएंगे टोटल 65 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपका किस्मत साथ दिया ना तो भाई साहब आपको इसमें से जो है 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो पैटर्न है वो 2019 से लिया गया सारा क्वेश्चन है। और अगर आपने इसे अच्छे तरीका से क्लियर किया तो आपका 2019 का भी क्वेश्चन बैंक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भाई, बिना देर किए ही आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, और ना लगे तो मत करना शेयर। क्योंकि जब आपको लग ही नहीं रहा है कि ये वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे दोस्त के लिए कैसे हो जाएगा। और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो भाई एक बार जो है, एक बार मात्र एक बार आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे सब जो है मिलजुल कर एक बार स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे आ गया कि बुल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी। ठीक है जी, ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी है नवंबर 1917, या फिर ऑप्शन सी है अप्रैल 1917, या फिर जुलाई 1905 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग एक बार बता दीजिए, क्योंकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए कि आप सभी में से किनको जो है इसका करेक्ट आंसर पता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ए का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि जो नवंबर से क्रांति जो हुआ था ना वो नवंबर में हुआ था। ठीक है, नवंबर में हुआ था, इसीलिए उसको कहा जाता है नवंबर क्रांति, यानी कि नवंबर क्रांति भी कहते हैं। और इससे ये जो क्रांति है वो नवंबर में हुआ था 1917 ईस्वी में। यानी कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे ए का करेक्ट आंसर आप ऑप्शन बी कह दीजिए। और ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, इसे जो है हर हाल में क्लियर कर लो। अभी मैं आपको अगर बोलिएगा ना जी तो समय भी दूंगा याद करने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा। क्योंकि एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा तेज में नहीं बताइए, धीरे धीरे बताइए ताकि हमको भी समझ आए। तो चलिए भाई, ये याद हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देगा, बताइए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, अंग्रेज थे, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, या फिर डच। एक चीज आपको बताता हूं, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो इसका खजाना आपको मिल गया होगा। यानी कि हिंद चीन में पहुंचने वाले लोग, या फिर ये पूछता है कि हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, तो कुलोन बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है और मुझे भी याद है। और आप लोग भी याद कर लीजिए कि हिंद चीन में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। यानी कि दो का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पर सी याद कर लेना है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। और इसी तरीका से आप लोग को याद भी करना है और इसी तरीका से आपको जवाब भी देना है। चलो भाई, इतना तो मतलब कि मुझे पता चला कि आपको भी इसका करेक्ट आंसर याद है। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना जो है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब कि पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। क्या सितंबर 1920 के कलकत्ता में हुआ था, या फिर अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद में हुआ था, या फिर नवंबर 1920 के फैजपुर में हुआ था, या फिर दिसंबर 1920 के नागपुर में हुआ था। तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए कि असहयोग आंदोलन जो था वो उसका प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो एक बार हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है भाई, तो इससे हर हाल में क्लियर कर लो। तो यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यह जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था और सितंबर 1920 में। ठीक है जी, कब हुआ था, सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ये करेक्ट आंसर आपको हर हाल में याद होना चाहिए। और असहयोग आंदोलन कौन करवाया था भाई, तो ये तो जानते हो ना कि असहयोग आंदोलन किनका आंदोलन है, तो महात्मा गांधी का है, सबको पता होना चाहिए। और महात्मा गांधी का एक बार जन्म बता दो, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बता दीजिए एक बार। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। या फिर ये बोल दो कि उसका मतलब कि अगर ये सन याद नहीं है तो तारीख याद बता दो, तारीख बता दो।
तो आप लोग कहिएगा जी सर यहाँ पे उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ था। आप लोग बता रहे हो, मैं भी बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलो भाई ठीक है, बट यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, ठीक है ना जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, इसका कहने का मतलब है स्वयं यानी कि खुद की सुरक्षा एक टीम बना करके, जैसे कि 20 लोग है तो 20 लोग आपस में अपना मतलब कि समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर 20 लोगों का में से किसी एक का परेशानी है तो 19 मिल करके क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। तो बता दीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार बता सकते हो तो जी सर बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि ये जो था ना हेडवेयर, ठीक है ना जी, यहाँ पे 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था, ठीक है, केवी हेडगेवार ने। यहाँ पे आपको बी करेक्ट आंसर याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा जी। एक बार हम आपको समय देते हैं, जल्दी से याद कर लीजिए, बताते रहिए और याद भी करते रहिए, ताकि आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद अगर ना हो तो आपको क्या हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। चलिए तो याद कर लिए होंगे, इतना देर तो काफी है याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा जी, जवाब दीजिए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री, ठीक है, और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंग्लैंड में जिस तरह से भारत में मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, वही यहाँ पे इंग्लैंड में जो है सभी स्त्री और पुरुष को कब मिला था अधिकार कि हाँ वोट दे सकते हो। क्या हो जाएगा भाई, 1838 होगा या फिर 1881 या फिर 1918 या फिर 1932 ईस्वी। क्या करेक्ट आंसर बताइएगा, एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको जो है याद है। तो चलो भाई 5 का आप लोग बता रहे हो कि सर हो जाएगा 1918 1918 1918। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपको याद है तब तो आप बता रहे हो, तो आप कहिएगा जी सर याद था। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है जी, 19 का ऑप्शन सी याद कर लेना है। और जिसने 19 का ऑप्शन सी नहीं बताया है ना जी, वो याद कर लो 1918 ईस्वी में हुआ था। यानी इंग्लैंड में जो है ना जी, स्त्री और पुरुषों का वयस्क मताधिकार जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज याद कर लो, भारत में अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है, मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है, एक बार बता दीजिए। तो आप लोगों का कहना है कि सर भारत में जो है वोट देने की न्यूनतम आयु का है वो है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के अगर हम पहले बात करें तो वोट नहीं दे सकते हैं, ये लिमिट है, ठीक है, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ देगा, जवाब दीजिए कौन सा सामाजिक कार्य बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। ठीक है, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग या फिर मध्य वर्ग। अब बताइए कौन ऐसा जो मध्य वर्ग था, मतलब कि कौन ऐसा वर्ग था जो कहा जा रहा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर मतलब उभर करके आया था। एक बार कनेक्ट आंसर बता दीजिए भाई 6 का। तो चलो 6 का आ रहा है यहाँ सर, मध्य वर्ग मध्य वर्ग मध्य वर्ग। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। देखिए सर इसी टाइप से अगर आप भी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो देख रहे हो वो और जो कमेंट कर रहे हो उनको भी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से दीजिएगा तो आपका एग्जाम है ना, मतलब कि एकदम ऐसा जाएगा जो लगेगा कि इससे अच्छा मेरा स्कूल का एग्जाम था जो हमें हार्ड लगता था। बट वहाँ पे जाते जाते अगर जाइएगा ना, ये सब तैयारी पक्की रहेगी। तो रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो है ना सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सारा क्वेश्चन हट जाएगा। बट एक चीज होनी चाहिए आपको, जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य वर्ग, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक बार कर दीजिए कि सर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई बोल दो एक बार कि सर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए भाई इसी तरीका से आप लोग बताते रहिए, और अगर आप लोग बताते रहिएगा तब ना हम भी आगे बताएंगे। प्राचीन काल, ठीक है ना, में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग से या फिर रेशम मार्ग से या फिर उत्तर पथ से या फिर दक्षिण पथ से। यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो प्राचीन काल था, ठीक है ना, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, ये सब समझ रहे हो। तो जब प्राचीन काल सबसे पहले की बात कहा जा रहा है, तो किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, एशिया मतलब बुझ रहे हो जी, एशिया मतलब हमारा हो गया, और यूरोप मतलब कि इटली वालों ये सब का हो गया। एशिया महादेश, हम लोग एशिया में है, और यूरोप में, दोनों के बीच कैसे जो है ना मतलब कि व्यापार होता था। तो आप लोगों का क्या आएगा करेक्ट आंसर, जवाब दीजिएगा सर। तो यहाँ पे सर आप लिख दीजिए 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो रेशम मार्ग,
ठीक है जी। तो आपने क्या बताया सर, रेशम मार्ग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप याद कर लीजिए कि प्राचीन काल में जो है अगर बात करें तो यूरोप और एशिया के बीच में जो है यहाँ पे रेशम मार्ग का व्यापारी किया जाता था, रेशम मार्ग का खरीद बेच किया जाता था, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर याद रहेगा जी रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ। अब आर्थिक का मतलब कि संकट जब आया था ना जी, आर्थिक संकट जब आया था, आर्थिक महामंदी अगर बात करें, ये सब चीज एक ही है। तो बताइए कि यूरोप में जो है ना कौन सी नई जो शासन प्रणाली है वो आई थी। तो आठ का क्या जवाब दीजिएगा आप लोग, एक बार कमेंट में बता दीजिए। साम्यवादी शासन प्रणाली बोलिएगा, या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बोलिएगा, या फिर फांसीवादी नाजीवादी शासन, या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली। क्या जवाब दीजिएगा जी, एक बार अगर आप कमेंट में बता देते तो बहुत अच्छी बात है जी। सर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो भाई, आपने बता दिया यहाँ पे कि जो आर्थिक महामंदी आई थी ना जी, आर्थिक संकट आया था, तो यूरोप में, यहाँ पर यूरोप में जो है ना फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था, ठीक है। फांसीवादी नाजीवादी शासन, यहाँ पे आपको क्या याद कर लेना है, ऑप्शन सी याद कर लेना है। अब इसको याद करने का भी ट्रिक बता देता हूँ। आर्थिक संकट, संकट माने दुखद, और दुखद से याद रखो, दुखद जब आता है किसी को तो फांसी लगाता है, यानी कि फांसीवादी। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। अगला आप क्वेश्चन बताइए तो सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा यह जा रहा है जी, देखिएगा कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को जो है ना बदल दी थी, ठीक है जी। हरिजन, या फिर भारतीय मित्र, या फिर अमृत बाजार पत्रिका, या फिर हिंदुस्तान रिव्यू। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। हम जब क्लास 10th में थे ना, अपने उम्र में, उस समय जो थे ना क्लास 10th में, तो ये क्वेश्चन को हम बार बार रटते थे, बार बार रटते थे, और रटे वैसा ही एग्जाम में आ गया। 2023 में आप जाके फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का कमेंट आ रहा है, चलो याद तो है, इतना तो पता है कि सर याद है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर जिसको याद नहीं है ना वो याद कर लो, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है जी। अमृत बाजार पत्रिका, इसको धमकाया गया, तो धमकाया के मतलब कि डर के मारे क्या कर दिया, अपने रातों रात जो है ना, रातों रात जो है अपने एक्ट को मचाने के लिए वो क्या कर दिया, बदल गया, ठीक है जी। कहा जा रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी जो है ना, अपनी जो भाषा को बदल दिया, अपनी भाषा को, इतना डराया था इसको, किसको, अमृत बाजार पत्रिका को, ठीक है जी। तो ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब भाई ध्यान दीजिएगा, तो अगर बात करें तो अभी भी सोशल मीडिया का जमाना है, तो अभी भी किसको, वो उसको धमकाएगा, वो उसको धमकाएगा, बहुत ऐसा चीज देखने को मिलता है। बट हम लोग को सिंपल रहना है और याद करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तोहफा सबसे बड़ा। का जवाब दीजिएगा, गांधी जी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, या फिर ईसा मसीह। देखिए भाई, अगर रियलिटी देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप ही को बताना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवाया है। और ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हुआ है ये भी आप पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन इसीलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, जो क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है ना 2 बार, उससे भी हम आपको शामिल कर देते हैं। तो एक बार आप लोग बता दीजिए किसने कहा था। वर तो भाई इसके पहले वाले क्लास जब सोशल साइंस का हुआ था तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था, तो आपने उस समय जवाब दिया था कि सर मार्टिन लूथर हो जाएगा। तो आज क्या हो जाएगा बताओ, आज क्या हो जाएगा। तो सर आज भी मार्टिन लूथर ही होगा। क्या हो जाएगा जी, आज भी मार्टिन लूथर हो जाएगा। तो आपको 10 का फाइनली क्या याद करना है, ऑप्शन बी याद कर लेना है। और एक चीज आपको बता देते हैं कि देखो, जब आए हो ना भाई तो कंप्लीट करो पूरा, पूरा कंप्लीट का मतलब कि पूरा क्वेश्चन याद करो। अगर याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि देखिए जब आ रहे हो 1 घंटा 2 घंटा समय बर्बाद तो नहीं, मतलब कि अगर आप नहीं याद करोगे तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो अगर आ रहे हो तो उसका फायदा उठाओ, और एक एक जो है ना 1 घंटा इससे बर्बाद न जाने देना, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है जी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित थी, हरियाणा में, या फिर पंजाब में, या फिर बिहार में, या फिर उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा, सोपानी कृषि कहाँ पे प्रचलित थी, एक बार आप लोग बता दीजिए। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि सर 11 का हो जाएगा उत्तराखंड, 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 क्योंकि मैं पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो है ना सोपानी कृषि पाया जाता है,
और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मैं पहले से ही रट करके रखा हूँ, ये आप लोग सोच रहे होंगे और आपने भी कहा हमसे कि सर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये सोच लो, यानी कि सोपानी कृषि उत्तराखंड, सोपानी कृषि मतलब उत्तराखंड, याद रखिएगा जी, याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। और चलो भाई डी का लाइन लगा दिया आपने, डी का तो लाइन लगा दिया, अब एक बार इसका लाइन लगा को दिखा दो। कहा जा रहा है कि प्राणियों के शरीर में, ठीक है ना जी, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा निहित है, कितना प्रतिशत जल है, क्या 55% है या फिर 60% या फिर 65% या फिर 70%। एक मनुष्य के शरीर में सामान्य कितना परसेंट पानी रहता है, एक बार कमेंट कर दो, क्या कमेंट कर दो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दो। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 65%, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल याद हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम में पूछेगा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को कई भाग में बांटा गया है। ये क्वेश्चन याद रखो, 4 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको याद होगा, क्यों याद होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं भी आप पढ़ते हो तो आपको जो है ना शिक्षक सोशल साइंस का यही बताएगा, सबसे पहले याद कर लो। ठीक है जी, तो याद कर लो, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया है। याद रहेगा जी, एक बार बोल दो जी सर याद रहेगा, एक बार बोल दो जी सर याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। और हम धीरे धीरे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई आप लोगों में से कमेंट आ रहा था, और धीरे धीरे जा रहा है, तो अगर आपको दिक्कत है तो ये भी बता दो। अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर थोड़ा जल्दी जल्दी कराओ, तो वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना जी, 1948 ईस्वी में विश्व में वनों का विस्तार कितने हेक्टेयर था, बताओ, 600 करोड़ हेक्टेयर, या फिर 400 करोड़ हेक्टेयर, या फिर 800 करोड़ हेक्टेयर, या फिर 500 करोड़ हेक्टेयर। जवाब दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ये क्वेश्चन अगर याद नहीं है जी तो याद कर लो। क्या याद करिएगा जी, क्या याद करिएगा जी, एक बार बोल दीजिए, क्या याद करिएगा आप लोग। तो आप कहिएगा कि सर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर, क्या हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है। तो कितने सारे बच्चे ने ऑप्शन बी बोला, चलिए भाई सब ने ऑप्शन बी बताया, बहुत 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 अच्छा है बतू, बहुत अच्छा है भाई, याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, या फिर 20 किलो। इस्पात बूझते हो जी, जी सर बूझते हैं। तो 1 टन, 1 टन का मतलब कितना होता है पहले ये बता दो, 1 टन का मतलब कितना होता है, ये तो आपको पता होगा। चलो भाई पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। 1 टन मतलब देखो, जैसे कि अगर बात करें तो 1 कुंटल, 1 कुंटल मतलब 1 कुंटल में कितना आता है, तो 100 किलो आता है, 100 किलो आता है, 100 केजी आता है। और 1 टन, 1 टन में 10, ठीक है ना, 10 कुंटल मतलब कि क्या हो जाएगा जी, 10 में गुना कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो कितना आ जाएगा 1000 किलो। ठीक है, 1000 किलो, ये सब चीज मोटा मोटी याद रखिएगा। तो इस्पात बनाने में जो है ना कितने किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, तो आपका सबका कमेंट आ रहा है कि सर 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या याद कर लेना है, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है। सर मुझे पहले से याद था, चलो भाई बहुत अच्छी बात है कि तुमको याद था, नहीं याद था तो अभी याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, पीट, या फिर लिग्नाटाइट, या फिर बिटुमिनस। सबसे पहली चीज यहाँ पे समझ लीजिए जी, ये चारों जो है ना आपका ये कोयला का प्रकार है, और कोयला 4 प्रकार का होता है जो आपको चारों दिख रहा है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो सबसे घटिया कोयला जो होता है पीट होता है। ठीक है जी, सबसे घटिया कोयला पीट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे बढ़िया, सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, क्या जवाब दीजिएगा जी, तो आप याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइड। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइड, तब बिडुमिनस आता है, लिग्नाटाइट आता है, पीट आता है। तो भाई पीट याद करो सबसे घटिया, और यहाँ पे एंथ्रासाइड क्या याद कर लेगा जी, कि सबसे बढ़िया। ठीक है, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइड और सबसे घटिया पीट हो जाएगा।
अगला एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जी, ध्यान दीजिएगा, कहा ये जा रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो भाई रट के जाओ कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव। क्या हो जाएगा भाई, एक बार बता दीजिए। देखिए, उपभोक्ता उद्योग का मतलब है कि जिसमें जो है, सिंपल समझो, कृषि लगे, किसान लगे, आदमी करे उस काम को। ठीक है, उसके बिना अगर आदमी ना रहे ना, आदमी ना रहे तो वो ना चल पाए। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरा आदमी, एक ही आदमी, दो आदमी से नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोग उस पर निर्भर रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग अगर आप देखिएगा तो चीनी बनाने में क्या होता है भाई साहब, सबसे पहले गन्ना दिया जाता है, और गन्ना लाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया जाता है। पहले किसान उसे बोएगा, बोने के बाद क्या करेगा, उसे काटेगा, काट कर फिर मिल में भेजेगा, तो फिर वहां से बनेगा। तो ये सारी चीज क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादातर देखा जाए तो किसान आ रहा है ना जी। तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि जिसमें लगे कि नहीं किसान मेहनत कर रहा है, किसान है, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, और एक पूछता है ना, उस दिन पूछे थे आपसे कि सबसे छोटे पैमाने का उद्योग क्या था, तो खिलौना उद्योग, याद है उस दिन पूछे थे, याद होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष से मतलब कि किया गया था। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रतिगठन कब किया गया था, तो आप लोगों को 18 का करेक्ट आंसर एक बार बता देना है। नहीं याद होगा तो भाई लिख लो 1986 ईस्वी में। और इसे जो है आपको किताब में लिख लेना है। नहीं, किताब में क्योंकि लिखा नहीं जाता है, किताब में पढ़ा जाता है, कॉपी में जाकर के लिख लेना है। ठीक है जी, कॉपी में जाकर के लिख लेना है, और नोट्स में सबसे एमवीवीआई लिख देंगे। ठीक है, सबसे एमवीवीआई मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या फिर ईंधन है। ये क्वेश्चन तो आपका 19 नंबर है, और ये 2000 आपका 18 में पूछा गया था कि पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है। तो आज देखते हैं, अगर ऐसा पेपर आपको मिलेगा तो अब क्या कीजिएगा, आपके अंदर जो रिएक्शन है वो क्या क्या बताएगा, क्या साबित करेगा, बताइए तो। 19 का एक बार मिलजुल कर बता दीजिए आप लोग भाई, 19 का क्या बताइएगा जी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोले सर अधात्विक हो जाएगा, अधात्विक हो जाएगा, तो भाई अधात्विक याद करो, धात्विक मत याद करो। ठीक है, अधात्विक याद करो। पाइराइट जो है एक अधात्विक खनिज है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा भाई, क्यों याद नहीं रहेगा, पाइराइट अधात्विक, पाइराइट जो है अधात्विक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना जी, बिहार की नगरीय आबादी है 20.5% या फिर 15.5 या फिर 10.5 या फिर 25.5%। जब 2001 में जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, एक बार जवाब दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप पढ़े होंगे। बिना पढ़े हुए कैसे आप बताइएगा जी, बोलिए। तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो हम पढ़े थे सोशल साइंस की किताब में, सामान्य ज्ञान में 10.5% था, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 10.5%, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इसे हर हाल में क्लियर कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं नॉन कॉलोजी या फिर जेट गुड्डी। क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम में जो है इसी टाइप से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। अगर प्रथम पाली में आए तब भी याद करो, द्वितीय पाली में आपका है तभी भी याद करो। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक में आएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है लोकतंत्र में जो है ना रंग भेद नहीं थे। तो 21 का क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब आएगा जी, याद कर लीजिए यहाँ पे जेड गुड्डी। ठीक है, और यहाँ पे यही ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे हमारा या फिर तुम्हारा नाम नहीं आएगा, यहाँ पे सेम टू सेम चारों ऑप्शन इसी टाइप के लिखा रहेगा, हिरसिन दीर्घिन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना साबित आपको कर देता हूँ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे कि सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है ना, किस धारणा पर आधारित है। ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, सभी धर्मों के लोग समान नागरिक है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या फिर शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित है, सांप्रदायिकता किस धारणा पर आधारित है, एक बार बता दीजिए आप लोग। तो कहाँ क्या जा रहा है सांप्रदायिकता में, एक बार बता दो भाई। 22 का करेक्ट आंसर तो याद कर लो, यहाँ पे कहा यह जा रहा है सांप्रदायिकता का मतलब आप
आप लोग जाकर के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें बताएगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, मतलब कि सांप्रदायिकता का बताता है। और हमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको, हमें जो भारत है ना एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के जो ना क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमारा धर्म बड़ा है दूसरा का धर्म छोटा है। सबका धर्म का रिस्पेक्ट करो और किसी का अपमान ना करो, ठीक है ना जी। किसी भी धर्म का अपमान ना करो, क्योंकि जो धर्म तुम्हारा है वो अगर उसका विपरीत किसी दूसरे आदमी का है, तो अब एक चीज याद करो कि अगर तुम उसको हंसेगा वो तुमको हंसेगा, तो तुम्हारे लिए वो बड़ा है बट उसके लिए बड़ा नहीं है। ऐसा चीज नहीं होना चाहिए भाई। सबसे बड़ी चीज आपको ये बता देता हूँ, आप लोग जो है ना पढ़ते क्यों हो एक बात बताओ तो, पढ़ते क्यों हो? टैलेंट के लिए। तो टैलेंट बढ़ाओ जी। सिर्फ क्लास 10th में 400 नंबर लाने से भी नहीं कुछ होगा, 400 नंबर लाने के लायक भी बनना है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण बता दीजिए एक बार। 23 का करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि आपको हम बताए हैं और आपको भी सर मास्टर साहब पढ़ाए होंगे ऑफलाइन के क्लास में। तो क्या पढ़ाए थे कि सर अमेरिका हो जाएगा, संघ सरकार, संयुक्त सरकार या फिर संघ सरकार कहे तो हम एक बार एक डायरेक्ट मार देंगे ऑप्शन ए। और ये एग्जाम में जो है ना भाई आपके बार बार रिपीट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जो इंपॉर्टेंट है उसे हम बार बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर बात करें तो सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये बताओ ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध में जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? बताइए किस दशक से, 1960 या फिर 70 या फिर 80 या फिर 90? कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में, ठीक है ना, जो भारत का जो लोकतांत्रिक है, तो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, ठीक है, सत्ता के विरुद्ध जनता का जो आक्रोश है वो कब से स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। हम लोग भी खोजेंगे ना सरकार से कि चलो हमको ये आपने काम क्यों नहीं किया, ये चीज़ क्यों नहीं किया, और बहुत सारे चीज़ विरोधी जानते हो ना जी। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर हम अभी का नेता है तो जो हमारे साथ जो मतलब कि हमारे जो विपरीत जो लड़ा था वो हमसे खोजेगा, पूछेगा संसद में एक बार जाकर के आप लोग यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लीजिएगा, संसद में वो उसका पाई निकालेगा, वो उसका पाई निकालेगा, इस टाइप से होता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ना जी, ये सारी जो 24 नंबर है, इस सारी प्रक्रिया 1970 के दशक से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1970 के दशक से। ऑप्शन भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण से, या फिर शराबखोरी से, या फिर विरोध से? बताइए क्या हो जाएगा, या फिर कांग्रेस से? क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर चिपको आंदोलन जो है ना पेड़ बचाने से है, ठीक है, पेड़ बचाने से। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, देखिए अगला आपके एग्जाम में पूछेगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन को रट के जाओ, आपके एग्जाम में न आएगा तो डायरेक्ट हमारे से संपर्क कर लेना। ये क्योंकि आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पाली होके सेकंड पाली होके रट के जाओ। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से आया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपने भी क्या बताया सर? ऑप्शन सी बताया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा यह जाएगा आपसे एग्जाम में कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? 27 का क्या जवाब दीजिएगा आप लोग, एक बार बता दीजिए। सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव कहाँ पे पड़ी, राजनीतिक दल की नींव कहाँ पर पड़ी थी, बता दीजिए। तो आप में से बहुत सारा कमेंट है सर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बट ये याद रखो भाई यही हो जाएगा, डी मत मारो। ये बोलो, क्या बोलो जी? ए बोलो, ए बोलो। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। ब्रिटेन याद रखना है कि नहीं जी? याद रखना है जी, याद रखना है। 27 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। गठबंधन, ठीक है जी, अरे यार, गठबंधन सरकार की सर्वाधिकता संभावना किस व्यवस्था में होती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो उसकी सबसे ज्यादा संभावना जो है ना किस व्यवस्था में होती है? क्या जवाब दीजिएगा? 28 का करेक्ट आंसर एक बार देख लेता हूँ, आप लोग क्या बता रहे हो? सर बहुदलीय हो जाएगा, बहुदलीय हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, बहुदलीय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो नहीं बताया ना जी, जो सिर्फ ताक रहे हैं, सिर्फ ताक रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो कमेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि कमेंट करना भी एक कला होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। क्या हो जाएगा बता दीजिए एक बार 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो चलिए होता है, बहुजन समाज पार्टी ये भी होता है, भारतीय जनता पार्टी ये भी होता है, ठीक है ना, बीजेपी जिसको बोला जाता है। और लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपको मैंने क्या बताया जी कि याद कर लीजिए। देखिए भारत जो है हमारा एक मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो है ना यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे सातों धर्म के लोग चीज रहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो करेक्ट हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन सी। बहुत अच्छी बात है जी। इसी तरह का से अगर आप बताते चलिएगा तो इसी तरीके से बताते चलिएगा तो भाई जो है ना आपके एग्जाम का जो है ना पैटर्न जो है ना पैटर्न आपके दिमाग में खोपड़ी में ढुक जाएगा। और एक चीज अब बता दीजिए, हमने अभी 30 क्वेश्चन कराया, 30 में से आपको कितना याद था और कितना अभी आपको याद हुआ? एक बार आप बता दीजिएगा तो हमें विश्वास हो जाएगा। एक बार बता दीजिए, चलिए वेट कर लेता हूँ क्योंकि 30 हो गया भाई, आधे आधे लमसम हो गया, 65 बताऊंगा, ठीक है। तो 30 तो हो गया है। चलिए जवाब दीजिए। अरे भाई सर मेरा इतना हुआ, चलो भाई चलिए इसी तरीके से अगर आप बताइएगा ना जी, जिस तरह से अभी जो बता रहे हो आप लोग, तो इसी तरीके से सेम टू सेम अभी आगे बताइए, तब ना पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना गया। और उसके बाद में जाकर के फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा जी? तो सर मेरा जो है ना 67 या फिर 65 में से इतना नंबर आया था, ठीक है जी। तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है जी? पंजाब को, केरल को, बिहार को या फिर दिल्ली को? तो सबसे बड़ी चीज आपका कमेंट में क्यों देखूं? इसीलिए नहीं देखूंगा क्योंकि सर हमको भी पता है, आपको भी पता है कि बिहार को यहाँ पर पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पर 31 का आपको सी याद कर लेना है। जी सर मुझे याद था, मैं याद नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जी। देखिएगा कहा जाएगा कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? SIDBI, ACBI, RBI या फिर स्टॉक एक्सचेंज? क्या हो जाएगा? शेयर बाजार। तो सबसे पहले चीज तो RBI पैसा छापने का काम करता है, ये होगा नहीं। स्टॉक चेंज ये भी होगा नहीं। SIBI ये भी लेंदी लग रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई ऑप्शन भी बताया हो, चलो इसी तरीका से बताओ ना जी, इसी तरीका से तो मैं सोचता हूँ इसी तरीका से बताओ। अगला यहाँ पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यापारी या फिर रिश्तेदार या फिर व्यवसायिक बैंक या फिर महाजन? क्या कहा जा रहा है कि संस्थागत वित्त साधन। संस्थागत वित्त साधन क्या हो जाएगा भाई बता दीजिए एक बार। 33 का क्या बताइएगा जी, क्या बताइएगा? संस्थागत मतलब जो एक के लंग रहता है, और एक के लंग से क्या होता है आपको पैसा देता है, लेन देन करता है, आप जाते हैं वहाँ एक के लंग रहता है। तो आप कहिएगा सर व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक बार बार उठ के हमारा घरे नहीं आता है और बार बार उठ के हमारे पटीदार के घरे नहीं जाता है, वो एक ही जगह रहता है, नीरपुर रहता है, नीरेपुर रहेगा, आपका जो है ना घर लंग नहीं आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? मुंबई है या फिर दिल्ली है या फिर पटना है या फिर बेंगलोर है? इसका तो करेक्ट आंसर बनता है बताने का, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की वित्तीय राजधानी ये बता दो एक बार भाई, आप लोग कमेंट कर दो सर यहाँ पे 34 का आप ए मारिए, क्योंकि ए हो जाएगा। देखो कमेंट कर रहा है सब कि सर 34 का ए हो जाएगा, और जो ताक रहे हो याद कर लो, यहाँ पे 34 का ए हो जाएगा। और जिसने बताया जी वो बहुत 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 धन्यवाद भाई, और बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत वेरी गुड, ठीक है। बहुत बड़का बड़का वेरी गुड दे रहा हूँ, इसका मतलब ही कि तुम्हारा अंदर टैलेंट उतना भरा है, ठीक है। इतना बड़का बड़का वेरी गुड, ठीक है। इनमें से कौन जो बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? अब कौन है जिससे बीमारू राज्य नहीं कहा जाता है? इसका तो करेक्ट आंसर बताओ, तो मैं जानूंगा कि तुम्हें याद था। तो आप कहिएगा कि सर बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है जी। जिनको याद था वो बहुत बड़ी बात है, नहीं याद था उन याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको नहीं याद था उनको इतना बड़का वेरी गुड, और जिनको याद था उनको इतना चाके वेरी गुड, ठीक है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 है या फिर 4 है? अब वैश्वीकरण के अंक कितने हैं, प्रकार कितने हैं बताइए जी। आप लोग एक बार बताइएगा कि हम बता दें, ये बताइए आप लोग। तो आप लोग नहीं बताइएगा जी, जी सर हम बताएंगे, 1 मिनट तो रुकिए, आप रुकिए हम बताएंगे। चलो बता रहा है यहाँ पर 36 का क्या हो जाएगा, तो बता रहे तो बताओ जी। 36 का
वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? 4 या फिर 5 आप लोग कंफर्म कीजिए जल्दी से, क्योंकि 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं करूंगा। वैश्वीकरण का अंक तुम सब छाप के बता देना, हमको कमेंट में बता देना, ठीक है जी। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। जाओ, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1985 में? ठीक है जी। अगर आप कहिएगा तो इसका भी आंसर बता देंगे, लेकिन भाई नहीं बताऊंगा। जब बता दूंगा तो आप का कमेंट में कीजिएगा। और एक चीज आप ये मत सोचिएगा जी, ये क्वेश्चन आप लाते कहाँ से? भाई खुद से बैठ करके टाइपिंग करते हैं, कौन सा क्वेश्चन लाया जाए, कौन नहीं लाया जाए, ठीक है भाई। तो इतना तो क्लियर बनता है जी। तो आपको क्वेश्चन तो दूंगा, क्योंकि याद करने के लिए। चलिए 37 का क्या बताइएगा जी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अच्छा भाई 1986 था। अच्छा मुझे याद नहीं है जी, 1986 होगा, होगा 1986। आपका कमेंट में अभी देखूंगा। अरे यार 1986, 1986 इसका मतलब कंफर्म है जी, 1986। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों की शुद्धता के लिए कौन सा चिन्ह आवश्यक है? उस दिन जब हम क्लास कर रहे थे ना, तो आपको बताए थे आभूषण मतलब गहना उहना का अगर चेक करेला कहेगा तो आप लोग कहिएगा हॉलमार्क, ठीक है। और अगर आपको कह देगा खाद उद, ठीक है ना, खाद उद हो गया, खाद अगर कहेगा तो 1 मार्क, यानी कि खाद उद की शुद्धता देखने के लिए 1 मार्क, और आभूषण उभूषण सोना उना चांदी उनी का हॉलमार्क याद रखिएगा। जी सर बिल्कुल याद रहेगा, हमको तो 2 ही याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जी, देखिएगा ध्यान से कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है भाई? नदी में बाढ़ क्यों आता है जी? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के अववाद में तल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ 29, 40, 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। तो भाई साहब आप लोग कह रहे हो कि सर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर तो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि वर्षा ज्यादा आएगा तभी भी आ जाएगा बाढ़, जल की अधिकता होगा तभी भी बाढ़ आ जाएगा, नदी में अफवाह जन्मेगा तभी भी बाढ़ आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे A2 3 यानी कि तीनों करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तो इनमें से सभी दिया नहीं है, तो आप इनमें से लिख दीजिए इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में बनता है, ठीक है जी, एग्जाम में बनता है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? जहाँ पे लगे हमारा कि ना यहाँ भूकंप आने वाला है, तो यहाँ पे उसकी मतलब कि भवने की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार होनी चाहिए, त्रिभुजाकार होनी चाहिए, चौकोर होनी चाहिए, या फिर आयताकार होनी चाहिए? तो एक बार कमेंट में कंफर्म कीजिए। तो आप लोग करें सर यहाँ पे 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयताकार, क्यों है? आयताकार होनी चाहिए। तो भाई हम भी बोल देते हैं, जो लोग ताक रहे हो याद कर लो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे पहले कौन बोला जी ऑप्शन डी? अच्छा भाई तुम बोले, बहुत अच्छी बात है जी, इसी तरीके से बताते रहो, ठीक है, इसी तरीके से बताते रहो। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फिर 1 जुलाई से 30 जून, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब बता दीजिए भाई साहब कि जो है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो एक बार कमेंट में कंफर्म टू कंफर्म कीजिएगा जी, एक बार कीजिएगा कंफर्म। तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल करेंगे। कब से कब तक होता है? तो सर हम पढ़े थे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। क्यों? अब क्यों होता है भाई ये आप हमें बताइएगा, क्यों होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये आप बताइएगा। उस दिन किस बैंक की स्थापना हुई थी ये भी बताइएगा। 1935 ईस्वी में किस बैंक की स्थापना हुई थी, जिस कारण जो है ना, अगर बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत की वित्तीय अगर बात करें तो वर्ष बनाया गया, किस कारण से बनाया गया? आप लोग कमेंट में बताइए, सीधा सीधी आंसर बता दिया, 1935 ईस्वी में किस बैंक की स्थापना हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से उसी के लिए यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज आपको वित्तीय देखा जाए तो, अगर एक चीज सुनिए, 1 अप्रैल को जो है ना बैंक बंद रहता है, एक बार जाके कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी बहुत मात्रा में उपस्थित यहाँ पे क्या है जी? पानी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पानी के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कैसन कहते हैं जी? नीला ग्रह कहते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, या पता नहीं होगा तो आपको तो पता चल गया होगा, नीला होता है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जी कि सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2007 में? ये क्वेश्चन को रट लो यार, इस क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना इतना दम है, इतना दम है कि ये अकेला आपको 1 नंबर दे देगा, ये अकेला आपको 1 नंबर दे देगा। चलो भाई कमेंट देखता हूँ सर, यहाँ पे हो जाएगा 2005, 2005। चलो
क्या हो जाएगा जी 2005 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 2005। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। चलो जी याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। चलो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है जी, याद कर लेना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है या फिर सैनिक तंत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ अभी वर्तमान में जो है ना नेपाल की जो है अगर बात करें शासन प्रणाली कैसी है। 44 का क्या आएगा जी करेक्ट आंसर, क्या आएगा जी 44 का करेक्ट आंसर। तो नेपाल आया, तो नेपाल का पहले समझ लीजिए, अभी नेपाल में हाल फिलहाल कुछ दिन हुआ ऐसा मतलब कि किया था ना, अगर बात करें तो नेता लोग का बड़ बड़ बेटा लोग बवाल मचा दिया था, तो अब जनता लोग करेगा क्या, जो जनता का काम है वो करेगा। अब कोई भी अपना हक के लिए तो भाई लड़ेगा। अब मान के चलिए आप लोग आइएगा मेरे यहाँ, हम जनता है, और अगर हम कोई भी चीज़ काम कीजिएगा, हम आप उसका विरोध करेंगे तो आप डायरेक्टे फिरा के मार देंगे, नहीं जी। तो सरकार वैसा किया तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ नहीं बता सकते हैं, कुछ मुझ बता देते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए। तो अभी बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र है, माने कि जनता का राज चलता है, जनता का राज चलता है, तभी तो जनता जो है मार मार के दौड़ा दौड़ा के मारा नेता लोग को। क्यों मारा, क्योंकि वहाँ पे जनता का राज चलता है। यहाँ पर भी तो है ना भाई, हमारे यहाँ भी जनता का राज चलता है, अगर आज भी चाह दे तो कुछ भी पलट सकता है, समझो जी। बट यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर निर्वाचन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार तो हमको याद है कि ये क्वेश्चन जब हम बताए थे तो इसके पहले वाले में तो वो ऑप्शन डी में था निर्वाचन आयोग, तो आपने बताया था सर ऑप्शन डी हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन सी में निर्वाचन आयोग, यानी कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग, यहाँ पे 45 का सी हो जाएगा। किसने बताया सर 45 का सी, चलो भाई सबने बता दिया कि सर 45 का सी हो जाएगा। भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए हम लोगों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब करेक्ट है तो भाई सब करेक्ट है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकापूर्ण भाग पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस चीज पर निर्भर करती है, क्या बताइएगा जी 46 का करेक्ट आंसर एक बार बता दीजिए। तो लोकतंत्र की जो सफलता है, लोकतंत्र में जो सफल बनता है, तो नागरिकों की विवेकापूर्ण सहभागिता पर, ठीक है ना। लोकतंत्र की जो सफलता है वो है नागरिकों की विवेकापूर्ण सहभागिता पर। और यहाँ पे आपको 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बताना है। तो आपने बताया क्या ऑप्शन सी, जी सर मैंने बताया ऑप्शन सी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या बोला जी ऑप्शन सी बोला। चलो भाई नाम पढ़ूंगा तो भाई देर हो जाएगा, इसीलिए नाम नहीं पढ़ता हूँ, इसके लिए माफ कर देना, ठीक है जी। कहा जा रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है ना संभव नहीं है। बताओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन कहे थे कि अगर जब तक बिहार का विकास न होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। क्योंकि अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विशेष दर्जा अगर मतलब कि अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो बिहार आता है। बिहार जो है ना एक रंगदार है, बिहार रंगदार है, तो बिहार को सुधारेंगे अपने आप भारत सुधर जाएगा। तो बिहार को सुधारना जो है ना बहुत मुश्किल है, ये तो सब लोग कहते हैं, बट हम थोड़ी कहते हैं, क्योंकि हम बिहारी है भाई। रंगदारी तो हमारे पास रहनी चाहिए ना जी, रहनी चाहिए कि नहीं जी सर, रहनी चाहिए, सीधा साधा नहीं बनना है। बिहारी होता है बहुत ज्यादा, मतलब बिहारी में होता है बहुत ज्यादा रंगदारी होनी चाहिए। तो ये बोले थे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। ये बोले थे कि भाई सबसे पहले अगर तुमको भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास करो। तो 47 का क्या बोले जी, डी बोल दिए जी, अरे भाई 47 का ए बोलिए ना जी, ए बोलिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारक क्या था। बताओ बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारक क्या था, जनता का संघर्ष, यानी कि जनता संघर्ष क्यों किया था। बताओ पानी की कीमत में वृद्धि या फिर खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। बोलिविया में जन संघर्ष क्यों हुआ था, जनता संघर्ष क्यों किया था, बताओ 48 का करेक्ट आंसर। तो सर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था तो जनसंघर्ष किया गया था, ठीक है ना। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की जो है ना था उसमें वृद्धि हो गया था, ठीक है ना। पानी का जो कीमत था 5 रुपया था, 7 रुपया कर दिया, 8 रुपया कर दिया, 10 रुपया कर दिया, इस टाइप से, मतलब समझो एक मोटा मोटी तौर पे। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कबूतर है, हंस है, मोर है या फिर तोता है। अरे भाई इसका करेक्ट आंसर तुम बताओ, हम बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल नहीं बताएंगे जी, सिर्फ ताकेंगे आपका कमेंट पर।
अब एक चीज बताओ, इतना ही सिंपल क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग समझ लीजिए ना, तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, बाद में कमेंट में बता दीजिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? हाँ जी, ये बताने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिए अगर बात करें तो ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या फिर पटना, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस नगर में है भाई जी, बता दीजिए। तो 50 का सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना हो जाएगा जी, का हो, पटना हो जाएगा जी का, एक बार कंफर्म कीजिएगा जी, पटना हो जाएगा। तो आप लोग बोल रहे हो सर 50 का डी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है जी, पटना हो जाएगा ना जी, संजय गांधी उद्यान। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए भाई। 51 का करेक्ट आंसर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, बताओ, एक बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। सर यहाँ पे 51 का सिर्फ हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा जी, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, या फिर इंग्लैंड में? देखिए भाई, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोग का कमेंट क्या आ रहा है, पहले देख लूं। अरे यार सर, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, चलो भाई पहले समझ लीजिए। अगर बात करें यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो कजिस्तान एक जगह है, ठीक है, कजिस्तान एक देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है, कजिस्तान में। बट यहाँ पे कजिस्तान दिया नहीं है, ठीक है ना, कजिस्तान दिया नहीं है, तो याद कर लो। उसके बाद फिर आता है कनाडा, आता है, ये सब बहुत सारी चीज आता है देश। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आना, इस चारों ऑप्शन आए तो इंग्लैंड मारिएगा, क्योंकि चारों में ज्यादा इंग्लैंड आ जाएगा, ठीक है जी, इंग्लैंड आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिएगा। और कजाकिस्तान याद कर लीजिएगा, अरे भाई बोलने भी नहीं आ रहा है, कजाकिस्तान, ठीक है जी, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अरे यार काहे टिपा गया वो, कहा जा रहा 53 नंबर क्वेश्चन की सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्रफल, या फिर इनमें से कोई नहीं। 53 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा? तो सांप्रदायिकता का मतलब अभी समझे हो ना जी, धर्म के बारे में, तो वो जो सांप्रदायिकता होता है ना, जो धर्म पर आधारित होता है, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादातर क्लास चल गया, बहुत मतलब कि देर लग रहा है। बट एक चीज सोचो, तुम देख रहे हो तो तुम इतना परेशान हो रहे हो, और हम उस चीज को कर रहे हैं, और करने से पहले सेट किए हैं। तो भाई एग्जाम की जो तैयारी है कर रहे हो, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना जी, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, और वो हम मिलकर करेंगे, ये समझ लीजिए। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, या फिर चीनी, या फिर जूट वस्त्र? क्या जवाब दीजिएगा, कौन है जिसमें कृषि नहीं आता है? तो सूती में आता है, चीनी में आता है, जूट में आता है, सीमेंट में क्या करेगा आके कृषि जी, सीमेंट में कृषि आके क्या करेगा, घंटा डोलाएगा। आप कहिएगा सर घंटा काला डोलाएगा, हमको कौन ट्रेन आ रहा है तो हटाना पड़ेगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, या फिर टोयोस्कियो की, या फिर एजेल्स की? ये भाई क्वेश्चन का जवाब दो, वार एंड पीस किसकी रचना है? 55 का देखते हैं कौन सबसे पहले, कमेंट में बताते हैं। सर 55 का भी हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी हो जाएगा, अरे भाई इतना पढ़े हो, टॉल्स्टॉय हो जाएगा, चलो भाई याद कर लो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, वार एंड पीस के जो रचनाकार है, जो रचयिता है, वो आपका हो जाएगा टॉल्स्टॉय। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा, क्यों याद नहीं रहेगा भाई, टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस के लेखक टॉल्स्टॉय हो जाएगा। चावल क्या है भाई, जैसे में गेहूं जो होता है रबी फसल होता है, गेहूं रबी फसल होता है, उसी प्रकार से चावल क्या होता है, तो चावल जो होता है जी खरीफ फसल होता है। इसका तो करेक्ट आंसर बताने का मुझे मन नहीं था, बट बता दिया तो क्या करूं, उसके बाद वाला क्वेश्चन दे दूंगा आपको बताने के लिए। चलिए भाई, इसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बताओ, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे भाई मैंने तो बोल दिया कि इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, बट देखते हैं कौन बता देता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब चीज तो आता है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं आएगा।
तो चलो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि मैं तो बोला हूँ नहीं बताऊंगा तो कैसे बता सकता हूँ। और आप ये नहीं सर बता ही दीजिए ना जी, तो अगर बता ही दीजिए तो ऑप्शन ए याद कर लीजिए, ठीक है ऑप्शन ए याद कर लीजिए, बट मेरा मन तो नहीं था और आपने बुलवा दिया। चलो बताओ 58 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत है, नवीकरणीय, अजैव है या फिर अनवीकरणीय है। सबसे पहले चीज 58 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 58 का करेक्ट आंसर बताने से पहले एक चीज देख लीजिए, हाई वाला ये वाला काट दीजिए, इसीलिए क्योंकि यही दोनों में से कोई एक होगा। सौर ऊर्जा क्या है जी, सौर ऊर्जा खत्म होगा, आप कहिएगा सर सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा जी, नवीकरणीय नवीकरणीय, पहले बता दीजिए सौर ऊर्जा खत्म होगा कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिए आप लोग। कंफर्म क्या करना है भाई साहब, आप लोग चुपचाप जो है ना, आप लोग चुपचाप जो है ऑप्शन बी याद कर लीजिए। सर ऑप्शन बी बता दीजिए ना कि सौर ऊर्जा जो होता है ना जी वो नवीकरणीय संसाधन होता है, क्या टेंशन है जी, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और उस दिन हम आपको बताए थे कि विश्व व्यापार संगठन का WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताए होंगे आपको, बताए थे, याद है तो अभी भी ठीक है कमेंट में बताइए, नहीं याद है तो कह दीजिए नहीं याद है हमको, सीधा सिंपल तरीका। तो 59 का हो जाएगा भाई 1995 ईस्वी में, ठीक है 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO का रचना मतलब कि क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये भाई देखो याद करते हो ना, क्वेश्चन याद करो, बट ये मेरे तरफ से क्वेश्चन याद करो, या आपसे कभी भी हम पूछ सकते हैं कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी याद कर लेना है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन याद करो। अब बस 5 क्वेश्चन मैं दूंगा ना भाई, 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन और 5 में 2 जोड़ दो, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछूंगा, क्या पूछूंगा आपको बताता हूँ। किसने कहा, अरे भैया जाओ, किसने कहा, क्या कहा भाई, हाँ चलो, यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि आप ही को बताना होगा लग रहा है, बट देखते हैं आपको बताना पड़ेगा या फिर नहीं बताना पड़ेगा जी। यहाँ पे देखते हैं, चलिए तो यहाँ पे आपका आ गया टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 हो गया। अगला यहाँ पे एग्जाम में पूछ देगा भाई, किसने कहा जो है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, क्या जवाब दीजिएगा। तो वो कौन कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो 61 का क्या याद कीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिए भाई कि जिमरमैन जो थे ना, जिमरमैन एक वैज्ञानिक थे, जिमरमैन एक आदमी थे, आदमी होंगे ना, आदमी होंगे, वो कहते कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है ना, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यहाँ पे 61 का ए याद कर लीजिए। चलिए कमेंट भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, और वित्त का साधन कौन है बता दीजिए। तो 62 का एक बार भाई जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। अभी तो मैं आपको बताया ना उस समय कि व्यवसायिक जो है ना, कौन जो है व्यवसायिक संस्थागत वित्त है, तो हम आपको उस समय बताया नहीं से बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक आपके घर पे आता नहीं है, आपके घर पे जाता नहीं, इसके जस्ट पहले याद है ना जी, जी सर बिल्कुल याद है, इसमें तो टिक उक मारने की जरूरत नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1950, 1951, 1952 या फिर 1953, 54, 55, 56, क्या हो जाएगा। तो 63 का एक बार करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग, 63 का एक बार करेक्ट आंसर बता दीजिएगा जी, सर बता देंगे, आप वेट कीजिए, तब तक मैं इधर आपका अपना सेट करता हूँ, ठीक है ना जी, इधर मैं अपना सेट करता हूँ। चलो भाई आ गया। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल तरीका याद कर लीजिएगा, 63 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 ईस्वी, ठीक है ना जी, 1951 ईस्वी हो जाएगा। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कहा यह जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था बता दीजिए एक बार। तो 64 का क्या करेक्ट आंसर बताइएगा एक बार बोल दीजिए भाई, हमको भी तो बता दीजिए 64 का करेक्ट आंसर। तो आप कहिएगा कि सर ये दांडी से शुरू हुआ था, दांडी जानते हो ना, नमक सत्याग्रह ये सारी चीज सब वही में आता है, ठीक है, महात्मा गांधी गए थे नमक बना के, नमक कानून को तोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, फाइनली सी याद कर लेना है 64 का। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, याद करो, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र कहा जाता है, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। पहला कृषि, दूसरा औद्योगिक, तीसरा क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। भाई याद करो। अगला यहाँ पे 2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन कहा जाएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा इसमें कौन नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। आप में से पहले, सबसे पहले बता देता हूँ, आप में से ऑप्शन ए नहीं मारना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए मार देते हैं, ठीक है,
ऑप्शन बी मार देना, ठीक है, ऑप्शन बी मार देना, इंपॉर्टेंट था इसीलिए आपको बता दिए। तो आई होप कि आज का ये 67 प्रश्न में से 2 प्रश्न हटा करके, क्योंकि 2 प्रश्न तो आपको बताना है, वो पहले बताया ना, तो 2 प्रश्न हटा करके 65 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं, बट कमी हो तो भाई माफ कर देना। बट आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।